सोचो जरा, एक औरत जो दिन रात घर के लिए सब कुछ करती है, प्यार देती है, इज्जत देती है, लेकिन बदले में उसे मिलता क्या है? मार, ताने, अपमान और आंसू। एक दिन उसी औरत को आधी रात में तेज बारिश में अपने छोटे से बच्चे को गोद में उठाकर अस्पताल भागना पड़ता है, क्योंकि घर में कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। और जब वो वापस आती है तो उसे स्वागत में फूल नहीं, ताने और दर्द मिलते हैं। औरत चुप रहती है, सहती है, पर एक दिन वो उठ खड़ी होती है। उस दिन वो औरत नहीं, तूफान बन जाती है। यही कहानी है एक दर्द से लड़कर उठने वाली औरत की, जिसने पति का घर छोड़कर अपनी नई पहचान बनाई और साबित किया, औरत टूट सकती है पर हार नहीं सकती। मेरा नाम सिमरन वर्मा है। मैं अपने पिताजी और सौतेली माँ के साथ लखनऊ में रहती थी। मेरी असली माँ इस दुनिया में नहीं रही। जब मैं सिर्फ 8 साल की थी, मेरी माँ एक गंभीर बीमारी से लड़ते लड़ते चल बसी। उस दिन से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। कुछ महीनों बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ का नाम सुलोचना था। शादी के पहले उन्होंने मुझसे बहुत प्यार दुलार की बातें की, लेकिन शादी के बाद उनका व्यवहार बिल्कुल बदल गया, जैसे उन्हें मेरा इस घर में होना ही पसंद नहीं था। मेरे पिताजी एक साधारण सरकारी नौकरी में थे। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था। उनका सपना था कि मैं खूब पढ़ लिख कर आगे बढ़ूं। इसीलिए उन्होंने मुझे लखनऊ के एक अच्छे स्कूल में डाल दिया। मैं धीरे धीरे बड़ी होती गई, पढ़ाई में बहुत अच्छा करने लगी। स्कूल में सब मेरी तारीफ करते रहते, लेकिन घर में माहौल बिल्कुल उल्टा था। मेरी सौतेली माँ मुझे कभी अपने बच्चे की तरह नहीं देख पाई। हमेशा ताने मारती, गुस्से से बात करती। अगर मैं कुछ अच्छा करूं तो भी उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं आती। समय के साथ साथ पिताजी भी बदलने लगे। पहले वो हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते थे। मेरी खुशी उनकी खुशी थी, लेकिन अब वो ज़्यादातर अपनी पत्नी की ही बात मानते थे। मुझे लगता था जैसे पिताजी को मेरी कोई फिक्र ही नहीं रही। मैं कोशिश करती थी कि घर का माहौल शांत रहे, लेकिन मेरी सौतेली माँ को शायद मेरी तरक्की से जलन थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा नाम बनाऊं। लेकिन मेरा सपना बहुत बड़ा था। मैं बचपन से आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। इसी सपने को लेकर मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। कॉलेज में भी मैं सबसे आगे रहती थी। सभी दोस्त, टीचर मेरी तारीफ करते रहते। लेकिन मैंने पिताजी को ये बात नहीं बताई कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि उन्हें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। एक दिन अचानक मेरे लिए रिश्ता आ गया। लड़का जयपुर का था, देखने में ठीक ठाक, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। नाम था अमन मेहरा। उनकी फैमिली ने मुझे पहली ही मुलाकात में पसंद कर लिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं देखने में सुंदर और शांत स्वभाव की हूँ। उन्होंने जिद करके कहा कि वे मुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। जब पिताजी ने मुझे शादी के बारे में बताया तो मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरा सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। लेकिन मेरी सौतेली माँ ने पिताजी के कान भर दिए। उन्होंने कहा, साहब, रिश्ता इतना अच्छा है, फिर भी आपकी बेटी मना क्यों कर रही है? कहीं इसका किसी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा? पिताजी को पता नहीं क्यों उनकी बात पर भरोसा हो गया। उन्होंने गुस्से में मुझसे पूछा, सिमरन, क्या ये सच है? क्या तुम्हारा किसी के साथ कोई रिश्ता है? मैं रोते हुए बोली, नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। पिताजी ने चिल्ला कर कहा, लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख कर क्या कर लेती है? अब बहुत हो गया, शादी हो जाएगी बस। उनके ये बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी। मेरा सपना अंदर ही अंदर टूटकर बिखर गया। हाथ में लगी किताबें अचानक बोझ जैसी लगने लगी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। मेरे विरोध के बावजूद मेरी शादी अमन से तय कर दी गई। कुछ ही महीनों में मेरी शादी हो गई। शादी बहुत धूमधाम से हुई, क्योंकि अमन के पिता एक जाने माने बिजनेसमैन थे और अमन के पिता और मेरे पिताजी बचपन के दोस्त रह चुके थे। घर में सब मेहमान खुश थे, लेकिन मेरा दिल टूट चुका था। शादी के बाद कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरे। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इस नए घर में सबका प्यार जीत सकूं। मेरे ससुर मुझे बहुत पसंद करते थे। वो हमेशा कहते, सिमरन बहू, तुम बहुत समझदार हो और हमारे घर की शान हो। लेकिन मेरी सास किरण मेहरा को मैं कभी पसंद नहीं आई। उन्हें लगता था कि उनके बेटे के लिए मैं कम हूँ। वो चाहती थी कि उनकी पसंद की लड़की अमन की पत्नी बने, जो बहुत अमीर घर की हो। उनके बातों से मुझे रोज़ एहसास होता था कि उन्हें मेरा वहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद घर का असली चेहरा सामने आने लगा।
सास और ननद, जिसका नाम था सान्या, दोनों का व्यवहार धीरे धीरे मेरे प्रति खराब होता गया। घर के सारे काम मुझसे कराए जाते। मैं सुबह से रात तक काम करती, लेकिन मुझे सिर्फ ताने मिलते। मेरे ससुर जी बीमार रहने लगे और जब वो घर में होते तो सब ठीक होता, क्योंकि उनके सामने सब अच्छा व्यवहार करते, पर उनके पीछे माहौल हमेशा बुरा ही रहता। सास बोलती, बहू, हमारे बेटे जैसे पढ़े लिखे लड़की के लिए कोई लाखों में एक लड़की चाहिए थी, पता नहीं क्यों तुम्हें चुन लिया गया। मैं चुप रहती, क्योंकि मेरे अंदर लड़ने की ताकत नहीं बची थी, लेकिन मेरा मन टूटता जा रहा था। धीरे धीरे अमन भी अपनी माँ और बहन की बातों में आ गया। उसका व्यवहार बिल्कुल बदल गया। जो इंसान शादी के पहले बहुत प्यार से बात करता था, वो अब छोटे छोटे कामों में भी गुस्सा करने लगा। जब भी मैं कुछ पूछती, वो झगड़ने लगता। मैं कई बार पूछती, अमन, मुझसे गलती क्या हो गई? क्या मैं घर ठीक से नहीं संभाल रही? लेकिन जवाब में सिर्फ ताने, गालियां और कभी कभी हाथ उठाना भी मिलने लगा। मेरी जिंदगी एक जेल बन गई थी। मेरा सपना, मेरी पढ़ाई, मेरी खुशी, सब कुछ जैसे मुझसे छिन गया था। शादी के कुछ महीने बीत गए थे। मैंने पूरी कोशिश की कि घर में सब खुश रहें। मैं सुबह सबसे पहले उठकर चाय बनाती, नाश्ता तैयार करती, घर साफ करती और फिर सासू माँ की हर ज़रूरत पूरा करती। लेकिन बदले में मुझे प्यार या सम्मान नहीं मिलता था। बस ताने, बस बातें, बस तिरस्कार। अमन भी अब पहले जैसे नहीं रहे थे। पहले तो वो थोड़ा सुनते थे, लेकिन अब उनकी पूरी सोच सास और सानिया की बातों से चलने लगी थी। मेरी सास हमेशा मेरे काम में कमी ढूंढती रहती। अगर मैं 1 मिनट देर से चाय दे दूं तो उनके ताने शुरू हो जाते। समय देखकर काम करना भी नहीं आता, ऐसे कैसे चलेगा बहू? हमारे घर की इज्जत खराब करोगी क्या? मैं चुपचाप सुन लेती। मुझे लगता था कि शायद हिम्मत और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर शायद मैं गलत थी। एक दिन जब मैं अपने मायके गई हुई थी, मेरी सास और ननद ने मौका देखकर अमन से मेरे खिलाफ बुरी बातें कहनी शुरू की। वो कहने लगी, अमन बेटा, तुम इतने पढ़े लिखे और मॉडर्न लड़के हो और ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। देखो इसकी सोच कितनी छोटी है। हमारे समाज में हर इंसान कहता है कि तुम इससे कहीं अच्छी लड़की से शादी कर सकते थे। सानिया बोलू थी, भैया सच कहूँ तो मैं चाहती थी कि मेरी भाभी एक स्टाइलिश, स्मार्ट, मॉडर्न लड़की हो, पर पापा ने तुम्हारी किस्मत ही खराब कर दी है सिमरन से शादी करवाकर। उसकी शक्ल सूरत और उसका व्यवहार आपकी बराबरी कैसे कर सकता है? उनकी बातों से मुझे रोज एहसास होता था कि उन्हें मेरा वहां रहना बिल्कुल पसंद नहीं। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद घर का असली चेहरा सामने आने लगा। सास और ननद, जिसका नाम था सानिया, दोनों का व्यवहार धीरे धीरे मेरे प्रति खराब होता गया। घर के सारे काम मुझसे कराए जाते। मैं सुबह से रात तक काम करती, लेकिन मुझे सिर्फ ताने मिलते। मेरे ससुर जी बीमार रहने लगे और जब वो घर में होते तो सब ठीक होता, क्योंकि उनके सामने सब अच्छा व्यवहार करते, पर उनके पीछे माहौल हमेशा बुरा ही रहता। सास बोलती, बहू, हमारे बेटे जैसे पढ़े लिखे लड़के के लिए कोई लाखों में एक लड़की चाहिए थी, पता नहीं क्यों तुम्हें चुन लिया गया। मैं चुप रहती, क्योंकि मेरे अंदर लड़ने की ताकत नहीं बची थी, लेकिन मेरा मन टूटता जा रहा था। धीरे धीरे अमन भी अपनी माँ और बहन की बातों में आ गया। उसका व्यवहार बिल्कुल बदल गया। जो इंसान शादी के पहले बहुत प्यार से बात करता था, वो अब छोटे छोटे कामों में भी गुस्सा करने लगा। जब भी मैं कुछ पूछती, वो झगड़ने लगता। मैं कई बार पूछती, अमन, मुझसे गलती क्या हो गई? क्या मैं घर ठीक से नहीं संभाल रही? लेकिन जवाब में सिर्फ ताने, गालियां और कभी कभी हाथ उठाना भी मिलने लगा। मेरी जिंदगी एक जेल बन गई थी। मेरा सपना, मेरी पढ़ाई, मेरी खुशी, सब कुछ जैसे मुझसे छिन गया था। शादी के कुछ महीने बीत गए थे। मैंने पूरी कोशिश की कि घर में सब खुश रहे। मैं सुबह सबसे पहले उठकर चाय बनाती, नाश्ता तैयार करती, घर साफ करती और फिर सासू माँ की हर ज़रूरत पूरा करती। लेकिन बदले में मुझे प्यार या सम्मान नहीं मिलता था। बस ताने, बस बातें, बस तिरस्कार। अमन भी अब पहले जैसे नहीं रहे थे। पहले तो वो थोड़ा सुनते थे, लेकिन अब उनकी पूरी सोच सास और सानिया की बातों से चलने लगी थी। मेरी सास हमेशा मेरे काम में कमी ढूंढती रहती। अगर मैं 1 मिनट देर से चाय दे दूं तो उनके ताने शुरू हो जाते। समय देखकर काम करना भी नहीं आता, ऐसे कैसे चलेगा बहू? हमारे घर की इज्जत खराब करोगी क्या? मैं चुपचाप सुन लेती। मुझे लगता था कि शायद हिम्मत और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर शायद मैं गलत थी। एक दिन जब मैं अपने मायके गई हुई थी, मेरी सास और ननद ने मौका देखकर अमन से मेरे खिलाफ बुरी बातें कहनी शुरू की। वो कहने लगी, अमन बेटा, तुम इतने पढ़े लिखे और मॉडर्न लड़के हो और ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। देखो इसकी सोच कितनी छोटी है। हमारे समाज में हर इंसान कहता है कि तुम इससे कहीं अच्छी लड़की से शादी कर सकते थे। सानिया बोल उठी, भैया सच कहूँ तो मैं चाहती थी कि मेरी भाभी एक स्टाइलिश, स्मार्ट, मॉडर्न लड़की हो, पर पापा ने तुम्हारी किस्मत ही खराब कर दी सिमरन से शादी करवाकर। उसकी शक्ल सूरत और उसका व्यवहार आपकी बराबरी कैसे कर सकता है? अमन चुपचाप सुनते रहे और शायद उसी दिन से उनके दिल में मेरे लिए जहर भरने लगा था।
कुछ ही हफ्तों में अमन का व्यवहार बद से बदतर होता गया। घर लौटते ही मुझे कुछ न कुछ सुनाते, काम में छोटी सी गलती भी हो जाए तो गुस्से में चिल्लाते, ताने मारते और कभी कभी गुस्से में हाथ भी उठा देते। मेरे लिए ये सब अचानक था, समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पति इतने बदल कैसे गए। और सबसे दर्दनाक बात ये थी, जब पहली बार उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, उस रात मैंने पूरी रात रोते हुए बिताई। मेरे कमरे की दीवारों में मेरी चीखें दब गईं, किसी ने नहीं सुना। मैं सोचती रही, क्या सच में मेरी गलती है? क्या मैं इतनी बुरी हूं? लेकिन मैं चुप रही, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद चुप रहने से सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। जब मैंने ये खुशखबरी अमन को बताई, मैंने सोचा था कि शायद अब सब कुछ बदल जाएगा, शायद पिता बनने की खुशी उन्हें बदल देगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेरे बेटे आरव के जन्म से कुछ भी नहीं बदला, बल्कि हालात और भी बिगड़ गए। आरव के जन्म के बाद मैं पूरी रात जागकर उसे संभालती, दिन भर घर का काम करती, फिर भी मेरी सास बोलती, बहू, बच्चे पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब ने किया है, काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अमन रात देर से घर आते, शराब पीकर। दरवाज़ा खोलो तो उनके मुंह से शराब की बदबू उड़ती और फिर शुरू हो जाती चीखे, चिल्लाहट, गालियां। एक रात मैंने हिम्मत करके उनसे कहा, अमन, प्लीज़ इतनी शराब मत पिया करो, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। आरव छोटा है, उसे भी आपकी ज़रूरत है। लेकिन मेरी बात सुनते ही उन्होंने मेरे बाल पकड़ लिए और ज़ोर से बोले, तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए? तू कौन होती है बोलने वाली? पूरे दिन क्या करती है? रोटियां बनाती है और बस। मैं पैसा कमाता हूँ, मैं ही घर चलाता हूँ, समझी? उन्होंने पास रखा ग्लास जमीन पर पटक दिया और मुझे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अंदर का दर्द इतना गहरा था कि आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं चुपचाप रोती रही। अगली सुबह जब मैं किचन में नाश्ता बना रही थी, सानिया अंदर आई और मुस्कुराती हुई बोली, अरे भाभी, फिर रात को भैया से लड़ाई हुई क्या? बहुत आवाज़ें आ रही थीं, तुमसे तो घर संभाला ही नहीं जाता। सच में भैया की लाइफ खराब कर दी तुमने। मैंने धीमे से कहा, नेहा प्लीज़, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, कम से कम ताने मत मारो। लेकिन वो हंसते हुए बोली, भैया तुम पर गुस्सा इसलिए करते हैं क्योंकि तुम उनके लायक ही नहीं हो। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि अब मैं टूट रही हूँ। उसी दिन शाम को अमन घर लौटे और किसी छोटी सी गलती पर फिर गुस्सा करने लगे। उन्होंने मेरी प्रेस की हुई शर्ट में हल्की सी सिलवट देखकर चिल्लाते हुए वो शर्ट मेरे चेहरे पर फेंक दी। तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता, बेकार औरत। मेरी सास कमरे में आई और बोली, बेटा गुस्सा मत करो, एक शर्ट ही तो जला दी, इससे ज्यादा क्या उम्मीद करना इस निकम्मी से। उनकी बातें मेरे दिल में तीर की तरह लगीं। उस रात जब अमन ने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा, मेरे 5 साल के बेटे आरव ने ये सब देख लिया। डरते हुए वो दौड़कर मेरे पास आया और रोते हुए बोला, पापा प्लीज मम्मी को मत मारा करो। मेरे बेटे की आवाज़ सुनकर मेरा दिल फट गया। लेकिन अमन ने गुस्से में कहा, तू भी बहुत बोलने लगा है, चुप हो जा, वरना। जैसे ही अमन ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, मैं तुरंत उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने चीख कर कहा, नहीं, मेरे बच्चे पर हाथ मत उठाना। अमन गालियां देते हुए कमरे से बाहर चले गए और दरवाज़ा जोर से पटक दिया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मैं अपने बेटे को गले लगाकर इतना रोई कि मेरी सांसें टूटने लगीं। उस रात मैंने फैसला किया, अब बहुत हो गया, अब और नहीं। अगली सुबह मैंने चुपचाप एक बैग में अपने और आरव के कपड़े रखे और बिना कुछ बोले अपने मायके चली गई। मेरी सोच थी कि कम से कम मेरे पिताजी और माँ मुझे समझेंगे, मुझे गले लगाएंगे, मेरे दर्द कर मरहम रखेंगे। लेकिन जब मैं अपने पिताजी और सौतेली माँ के सामने बैठकर सब कुछ बताने लगी, उनकी बातों ने मेरी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। पिताजी ने कहा, सिमरन, हर घर में पति पत्नी के बीच छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है, कल सुबह वापस चली जाना। और माँ बोली, लड़कियों का घर तो उनका ससुराल होता है, तुम ऐसे मायके में बैठोगी तो लोग क्या कहेंगे, वापस जाओ और अपनी गृहस्थी संभालो। मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। पिताजी की ये बातें मेरे लिए मौत से भी ज्यादा दर्दनाक थीं। अगले दिन मैं चुपचाप अपना बैग उठाकर फिर से उस नरक जैसे घर में वापस चली गई। दरवाज़ा खोलते ही मेरी सास बोली, अरे लो, आ गई महारानी, माँ बाप ने 2 दिन भी नहीं रखा, देख लिया ना अपनी औकात। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अंदर चली गई। लेकिन अब एक बात साफ हो चुकी थी, मैं अब अकेली थी और मुझे ही खुद ही अपनी जिंदगी के लिए लड़ना होगा। उस दिन मैं ससुराल वापस तो आ गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। अब मेरे अंदर पहले वाली मासूमियत नहीं बची थी, सिर्फ दुख, चुप्पी और दर्द ही बचा था। मैं जान चुकी थी कि इस घर में कोई मेरा नहीं, न मेरे पति, न सास, न ननद और न ही मेरा अपना मायका। अब मेरे पति अमन का व्यवहार और भी बुरा होता जा रहा था।
वो अब रोज देर रात घर आने लगे, अक्सर शराब के नशे में धुत, लड़खड़ाते हुए घर में घुसते और बिना वजह मुझ पर चिल्लाते। चाहे मैं कितना भी संभाल कर घर चलाती, उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगती। कई बार रात को वो दरवाज़ा खटखटाते और चिल्लाते, सिमरन, दरवाज़ा खोलो, जल्दी। मैं भागकर दरवाज़ा खोलती और जैसे ही वो अंदर आते, उनका गुस्सा शुरू हो जाता। अगर मैं 1 सेकंड भी देर कर दूं, तो वो गालियां और थप्पड़ चला देते। मेरे बेटे आरव की हालत सबसे ज्यादा खराब हो रही थी। वो मेरी गोद में दुबक कर रोता और कहता, मम्मी, पापा इतने गुस्सा क्यों होते हैं? क्या हम उनसे कुछ गलत बोल देते हैं? उसकी मासूम आंखों में जो दर्द था, उसे देखकर मेरा दिल कांप उठता था। मैं अपने लिए तो सब सह सकती थी, लेकिन अपने बच्चे को डरते हुए नहीं देख सकती थी। एक दिन आरव तेज बुखार में जलने लगा। उसका शरीर गर्म लोहे जैसा हो गया था। मैं घबराकर अमन को उठाने गई। मैंने कहा, अमन, प्लीज उठो, आरव को बहुत तेज बुखार है, उसे डॉक्टर के पास ले चलो। लेकिन वो गुस्से में बिस्तर पर करवट बदलते हुए बोले, मुझे सोने दो, ये सब तुम्हारा काम है, मुझे परेशान मत करो। मैंने फिर विनती की, कृपया मुझे अकेले बाहर ले जाना मुश्किल होगा, बच्चा बहुत बीमार है। लेकिन इस बार उन्होंने चिल्लाकर कहा, जाओ, ऑटो करके ले जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। उस रात मैं अकेले, बिना किसी सहारे बच्चे को गोद में लेकर बाहर निकली। बारिश हो रही थी, हवा तेज थी, रात के 2 बजे थे और सड़कों पर सन्नाटा। मैं ऑटो ढूंढते ढूंढते रो पड़ी। मैं अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने तुरंत चेकअप किया और कहा, अगर थोड़ा और देर हो जाती तो बच्चे की हालत बिगड़ सकती थी, खूब ख्याल रखना। जब डॉक्टर ने ये कहा, मेरी आंखों में आंसू भर आए। उसी वक्त मैंने फैसला किया कि अब मुझे अपनी जिंदगी खुद ही बदलनी होगी। जैसे ही मैं अस्पताल के कॉरिडोर से बाहर निकल रही थी, अचानक मेरी टक्कर एक व्यक्ति से हो गई। मेरे हाथ से दवाई का पैकेट गिर गया। वो लड़का मेरी तरफ देखता है और तुरंत बोलता है, सिमरन, तुम सिमरन वर्मा हो ना? मैंने पलट कर देखा। वो मेरा कॉलेज का क्लासमेट अर्जुन सिंह था। हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और हमेशा मेरी पढ़ाई और मेहनत की तारीफ करता था। अर्जुन मेरी हालत देखकर हैरान हो गया। उसने कहा, ये तुम्हारे चेहरे पर नीले निशान, तुम्हें क्या हो गया? तुम तो हमारी यूनिवर्सिटी की टॉपर हुआ करती थी। तुम तो आईएएस बनने का सपना देखती थी। तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? मेरी आंखें भर आईं, लेकिन मैं बोल नहीं पाई। मैंने सिर्फ इतना कहा, शादी ने सब खत्म कर दिया। अर्जुन बोला, मैं तुम्हें देखकर यकीन नहीं कर पा रहा। तुम जैसी समझदार लड़की किसी की बंदी बनकर क्यों जी रही हो? उसी वक्त आरव ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, मम्मी, घर चलें? अर्जुन ने उसे देखकर कहा, ये तुम्हारा बेटा है, कितना प्यारा है। उसने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और मुझे देते हुए बोला, अगर तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े, कॉल करना। मैं आज आईपीएस ऑफिसर हूं और मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम इस हालत के लायक नहीं हो। मैंने कार्ड लेकर चुपचाप सिर हिलाया और वहां से चली आई। उस रात जब मैं घर लौटी तो बहुत देर हो चुकी थी। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। सानिया ने आते ही चिल्लाकर कहा, भाभी, 4 घंटे कहाँ थी आप? डॉक्टर के बहाने घूम रही थी क्या? इतना कौन लेट आता है? घर का काम करवाना पड़ा। उसकी बातें सुनते ही अमन गुस्से में किचन में आया, मेरे बाल पकड़कर बाहर घसीटा और चिल्लाया, सच बोल, कहाँ गई थी? किससे मिलने गई थी? मेरी पीठ पीछे तमाशा कर रही है? मैं रोते हुए बोली, मैं बस डॉक्टर के पास गई थी, वहीं भीड़ थी इसलिए देर हो गई। लेकिन उसने बिना सुने मुझे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। सान्या और सास दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थीं। किसी ने हाथ तक नहीं बढ़ाया। उस रात मैं खून से भीगी हुई फर्श पर लेटी और मैंने एक अंतिम फैसला किया। अब डर कर जीना नहीं, अब मैं उठूंगी, अपने लिए, अपने बेटे के लिए। अगले दिन घर के सारे काम खत्म करके मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स, डिग्रियां और सर्टिफिकेट निकाल लिए। लैपटॉप खोला, एक एक कर हर शहर की नौकरी की वेबसाइट चेक की, हर स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट में ईमेल भेजा। लेकिन जवाब मिला, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, वैकेंसी नॉट अवेलेबल, मैरिड वुमेन नॉट प्रेफर्ड। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। शाम को अचानक दरवाजे पर बहुत तेज खटखटाहट हुई। मैंने दरवाजा खोला, सामने अमन खड़ा था, हाथ में एक लिफाफा। उसने मुस्कुराकर कहा, ये लो, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट। मैंने लिफाफा खोला, अंदर डिवोर्स के पेपर थे।
मेरे दिल में जैसे हजारों तीर एक साथ चुभ गए। अमन हंसते हुए बोला, और सुनो, आरव मेरी कस्टडी में रहेगा, क्योंकि तुम बेरोजगार हो, मेरे घर पर पली हो, कुछ नहीं करती। मेरी आंखों में आंसू आए, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने पेपर उठाए और चुपचाप अंदर चली गई। उस रात मैं सोई नहीं, मैं सिर्फ सोचती रही कि अब मेरा रास्ता क्या है। सुबह उठते ही मैंने अर्जुन का कार्ड निकाला, फोन मिलाया। अर्जुन ने कॉल उठाया और बोला, सिमरन बोलो, मैं सुन रहा हूं। मैंने रोते हुए कहा, मुझे घर चाहिए, मुझे अपने बेटे के साथ कहीं और रहना है, प्लीज मेरी मदद करो। अर्जुन कुछ क्षण चुप रहा और बोला, हाँ, मैं तुम्हारे लिए घर ढूंढता हूं, और चिंता मत करो, अब तुम अकेली नहीं हो। और उसी दिन शाम को उसने मेरे लिए किराए का छोटा सा घर तय कर दिया और मैं अपने बेटे के साथ चुपचाप घर छोड़कर निकल गई। उस रात जब मैं अपने नए किराए के घर में आई तो मेरे मन में अजीब सा डर और सन्नाटा था। घर छोटा था, एक कमरा, छोटी सी रसोई और एक बाथरूम। पर पहली बार उस कमरे में मुझे घुटन नहीं लगी, क्योंकि वो कमरा किसी की मार, ताने और चीखों से दूर था। मैंने धीरे से आरव को बिस्तर पर लिटाया। वो मेरी गर्दन पकड़कर बोला, मम्मी, हम यहीं ही रहेंगे ना? पापा हमें फिर से नहीं मारेंगे ना? उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, अब कोई हमें नहीं मारेगा, अब हम आजाद हैं। उसने मेरी गर्दन को कसकर पकड़ लिया, जैसे डर रहा हो कहीं मैं उसे छोड़ न दूं। मैंने उसे गले लगाया और अंदर ही अंदर कसम खाई, अब मैं कभी पीछे नहीं देखूंगी, अब मेरी जिंदगी मेरे अपने हाथों में होगी। सुबह हुई। मैंने घर थोड़ा बहुत साफ किया, गैस पर दूध चढ़ाया और पहली बार इतने सालों बाद चैन की सांस ली। खिड़की से आती धूप बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बचपन में मेरी पढ़ाई की टेबल पर पड़ती थी। जैसे वो धूप मुझे कह रही हो, सिमरन उठ, अब समय है खुद को फिर से बनाने का। लेकिन असलियत भी सामने थी। मेरे पास नौकरी नहीं थी, आय का कोई साधन नहीं था और एक बच्चा मेरे साथ था। अर्जुन सुबह ही खाना लेकर आ गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, उसने मुस्कुराते हुए कहा, लो, तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूं। और हाँ, ये मत सोचना कि तुम किसी पर बोझ हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो। मैंने कहा, धन्यवाद अर्जुन, लेकिन मैं आपकी मदद हमेशा नहीं ले सकती, मुझे खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है। अर्जुन ने कहा, मैं जानता हूं, इसलिए मैं तुम्हें एक आइडिया देना चाहता हूं। मैं चुपचाप उसकी बात सुनने लगी। वो बोला, तुम यूपीएससी की तैयारी करती थी, तुम्हारी पढ़ाई बहुत मजबूत है, तुम चाहो तो घर बैठकर ही कोचिंग सेंटर शुरू कर सकती हो, मैं कुछ स्टूडेंट्स ढूंढ लूंगा। मैंने हैरानी से कहा, लेकिन मैंने कभी पढ़ाया नहीं है और लोग मुझे जानेंगे कैसे? अर्जुन मुस्कुराया, चिंता मत करो, लोग काबिलियत देखकर आते हैं, न कि नाम देखकर। तुम बस एक कदम आगे बढ़ाओ। उस वक्त मेरे अंदर डर था, पर उससे ज्यादा था विश्वास, और उस विश्वास को अर्जुन ने ही जगाया था। शाम तक उसने मेरे लिए 3 स्टूडेंट्स का इंतजाम कर दिया, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। पहली क्लास शुरू होने से पहले मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मैं पूरे दिन किताबें, कॉपी, नोट्स लगाकर बैठी रही कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। शाम 6 बजे 3 युवा लड़के कमरे में आए। मैंने गहरी सांस ली और बोली, नमस्कार, मैं सिमरन हूँ और आज से हम लोग मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। शुरुआत धीमी थी, लेकिन मेरे अंदर एक आग थी, सफल होने की आग। एक हफ्ते बाद वे तीनों स्टूडेंट्स बोलने लगे, मैम, आप बहुत अच्छे से समझाती हैं, पहली बार सब कुछ इतनी आसानी से समझ आया। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इतने सालों बाद मुझे लगा मैं भी कुछ कर सकती हूँ। धीरे धीरे उन 3 स्टूडेंट्स ने अपने दोस्तों को भी मेरे सेंटर के बारे में बताया। पहले 3, फिर 6, फिर 10। मेरे कमरे में जगह कम पड़ने लगी। मैंने अपने कोचिंग सेंटर का नाम रखा आरव कोचिंग सेंटर, मेरे बेटे के नाम पर, क्योंकि वो मेरी सबसे बड़ी ताकत था। मैंने छोटे छोटे पोस्टर बनाकर आसपास के कॉलेजों में लगाए, सोशल मीडिया पर विज्ञापन डाले। हर दिन 12-14 घंटे पढ़ाती। थक जाती, लेकिन दिल से खुश थी। मेरे हालात बदलने लगे, मेरे हाथ में पैसे आने लगे। मैंने पहली बार खुद जाकर राशन खरीदा, गैस भरी, बिजली का बिल दिया, और मेरे दिल से आवाज आई, सिमरन, तूने खुद को जीता है। उधर दूसरी तरफ अमन के घर में हालात बदलने लगे थे, और ये खुद उनकी करनी का नतीजा था।
जिस घर में मैं बिना रुके काम करती थी वहां अब खाना बनाने वाला कोई नहीं था। ननद बर्तन पटक पटक कर चिल्लाती, मम्मी मैं आपकी नौकरानी नहीं हूं, एक घर संभालते संभालते मेरी जान आ गई। सास गुस्से में कहती, बहू होती तो सब काम समय पर हो जाता, अब पता चला उसकी कीमत। अमन ऑफिस में ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। घर के झगड़े और तनाव मन में भरे थे और अंत में कंपनी ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। अब अमन को छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ी। वो रात को घर आता और नाश्ता मांगता, लेकिन कोई बनाकर देने वाला नहीं था। सब्जी खाली, रोटी नहीं, घर गंदा और सबसे बड़ी बात, कमरा सन्नाटे से भरा हुआ। लेकिन उनकी सबसे बड़ी तकलीफ थी, मैं वहां नहीं थी। वो कई बार सोचते, क्या सिमरन वाकई चली गई? वो वापस क्यों नहीं आई? फिर एक दिन जब वो अपने बेटे के कमरे में गए तो वो खाली था और मेज पर मेरा एक छोटा सा लेटर रखा था। अमन, अब मैं वापस नहीं आऊंगी। मैंने बहुत सहा, लेकिन अब मैं अपने बेटे के लिए जीना चाहती हूँ। वो लेटर पढ़कर अमन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अब पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खो दिया है। उधर मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुकी थी। मेरे पास अब स्टूडेंट्स की लंबी लिस्ट थी। लोग मेरे पढ़ाने के तरीके की तारीफ करने लगे थे और सबसे बड़ी बात, आरव फिर से मुस्कुराने लगा था। एक रात आरव आया और बोला, मम्मी जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं एक बड़ा अफसर बनूंगा और मैं आपको गर्व महसूस कराऊंगा। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें फिर से भर आईं, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, खुशी और उम्मीद के आंसू थे। और मैंने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, बेटा हम दोनों मिलकर एक नई कहानी लिखेंगे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। आरव का स्कूल शुरू हो चुका था और मैं कोचिंग में पढ़ाने में पूरी तरह व्यस्त थी। मेरी जिंदगी में पहली बार एक अलग ही शांति थी। शोर नहीं, मार नहीं, ताने नहीं, बस मेहनत, उम्मीद और आगे बढ़ने का जुनून। हर सुबह जब मैं आरव को स्कूल भेजती तो उसे जाते हुए देख मेरा दिल गर्व से भर जाता। उसकी मुस्कुराहट मुझे ये एहसास दिलाती कि मेरा फैसला सही था। उधर अमन के घर में सब कुछ बिखर चुका था। मेरे जाने के बाद जैसे पूरे घर से बरकत चली गई हो। उनकी माँ असहाय हो चुकी थी, सनिया पूरे दिन बड़बड़ाती रहती थी और अमन अपना आपा खो चुके थे। एक दिन सास ने सनिया से कहा, नेहा तुम कम से कम घर के काम करो, खाना तो बना दिया करो, आखिर ये घर है तुम्हारा। सनिया गुस्से में चिल्लाई, मैं कोई नौकरानी नहीं हूं मम्मी, जब भाभी थी तब सब ठीक था, अब खुद करना पड़े तो लड़कियों को बोझ लगने लगता है। सास ने थक कर कहा, बहू ने कभी आवाज नहीं उठाई, सब सहती रही, हम उसकी कद्र नहीं कर पाए। सनिया बोल पड़ी, तो बुला लो ना उसको वापस, मैं तो पहले ही कह रही थी। तभी अमन कमरे से बाहर आया। उसके चेहरे पर गुस्सा और थकान दोनों थी। वो दहाड़ते हुए बोला, अब सब मेरी गलती मान रहे हो? क्यों बुलाऊं उसे? वो खुद भागी है घर से, खुद लौटेगी। सास रोते हुए बोली, बेटा बहू गलती नहीं थी, गलती हम सब थे। लेकिन अमन को अभी भी अपनी गलती दिखाई नहीं दे रही थी। वो बोला, देख लेना, कुछ दिनों में रोते रोते खुद गिर पड़ेगी और वापस आ जाएगी। वो मुस्कुराया, जैसे अपनी जीत तय मान रहा हो। लेकिन उसे क्या पता था कि अब सिमरन टूटने के लिए नहीं, जीतने के लिए बनी है। कुछ ही हफ्तों में मेरी कोचिंग सेंटर तेजी से आगे बढ़ने लगी। पहले सिर्फ 3 स्टूडेंट्स थे, अब 25 हो चुके थे। लोग मुझे फ़ोन करके पूछने लगे, मैम एडमिशन कैसे लेना है, हम आपकी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं। मेरे घर में अब स्टडी टेबल, व्हाइट बोर्ड और कुर्सियां लग चुकी थी। आरव भी मेरे पास बैठकर पढ़ाई करता था। जब वो मेरी तरफ देखता था, उसकी आंखों में गर्व साफ दिखाई देता था। एक दिन अर्जुन मेरे घर आया और बोला, सिमरन शहर में एक बड़ी बिल्डिंग खाली हुई है, तुम चाहो तो अपना सेंटर बड़ा कर सकती हो। मैंने कहा, बड़ा सेंटर इतनी जल्दी? अर्जुन बोला, हाँ, लोगों को तुम्हारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, ये वक्त है जब तुम आगे बढ़ सकती हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब मुझे पीछे नहीं हटना। मेरे अंदर विश्वास की आग भड़क चुकी थी। लेकिन जितना मैं आगे बढ़ रही थी, उधर अमन की जिंदगी उतनी ही नीचे गिरती जा रही थी। कई बार उसके घर में सब्जी लेने भी पैसे नहीं होते। ननद और सास के बीच हर रोज लड़ाई। और अमन की हालत देखकर लोगों ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी थी। वो अक्सर खिड़की पर बैठकर सोचते कि क्या सच में मैं गलत था? क्या सिमरन वाकई इतनी बुरी थी? क्यों मुझे उसके बिना सब बिखरा हुआ लगता है? धीरे धीरे उसका गुस्सा टूटने लगा और पछतावा दिल में भरने लगा। एक रात शराब में डूबकर उसने खुद से कहा, काश काश मैंने उससे अच्छा व्यवहार किया होता, काश मैंने उसकी कद्र की होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
कुछ दिन बाद मेरे घर एक नोटिस आया, कोर्ट से समन। अमन ने केस फाइल कर दिया था, बच्चे की कस्टडी के लिए। कागज देखकर मेरे हाथ कांप गए। मेरे बेटे के बिना मैं जी नहीं सकती थी। मेरी रूह तक कांप उठी। उसी वक्त अर्जुन मेरे घर आया। मैंने रोते हुए उसे पेपर दिखाया और कहा, अर्जुन, मेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं मर जाऊंगी लेकिन उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन ने मेरा कंधा पकड़कर कहा, डरो मत, अब तुम अकेली नहीं हो, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हमने एक अच्छे वकील से बात की। वकील ने कहा, अगर आपके पास घरेलू हिंसा के सबूत हैं तो केस मजबूत होगा। मैंने अपने मेडिकल रिपोर्ट, चोट के फोटो और पड़ोसियों के बयान जुटाए जो कई बार झगड़े की आवाजें सुन चुके थे। केस कोर्ट में गया। पहली सुनवाई में अमन के वकील ने मुझ पर उंगली उठाकर कहा, जिस औरत ने खुद घर छोड़ा हो वो काबिल नहीं होती, वो अपने बच्चे की जिम्मेदारी नहीं निभा सकती, उसे कस्टडी देना गलत होगा। मेरा दिल जल उठा, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मेरे वकील ने कहा, हमारे पास सबूत हैं कि सिमरन पर लंबे समय तक घरेलू हिंसा हुई है। वो मजबूरी में घर छोड़ा, भागी नहीं। फिर जज ने कहा, बच्चा किसके साथ रहना चाहता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। उस दिन आरव को कोर्ट में बुलाया गया। उसकी छोटी आंखों में डर था, लेकिन हाथ मेरे हाथ में मजबूती से पकड़ा हुआ था। जज ने नर्म आवाज में पूछा, बेटा, तुम किसके साथ रहना चाहते हो, मम्मी या पापा? पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। सांसें रुक गईं और मेरे बेटे ने बिना एक सेकंड सोचे कहा, मैं हमेशा मम्मी के साथ रहना चाहता हूँ। पापा मम्मी को बहुत मारते थे, मम्मी रोती रहती थी, मैं पापा के पास नहीं जाना चाहता। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कोर्टरूम में साइलेंस ऐसा था जैसे सबकी सांस रुक गई हो। अमन का चेहरा शर्म से झुका हुआ था। उसकी आंखें भर आईं और वो कुर्सी पर बैठ गया जैसे उसकी सारी हिम्मत खत्म हो गई हो। उस दिन का फैसला अगली सुनवाई के लिए टल गया, लेकिन ये साफ था कि केस पलट चुका था। मैंने अपनी तरफ से आखिरी कदम उठाया। मैंने खुद अमन को डिवोर्स का नोटिस भेज दिया। पेपर देखकर अमन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सनिया ने ताने मारते हुए कहा, लो भैया, ये है आपकी हकीकत। जिस औरत को तुमने कुछ नहीं समझा उसने आज तुम्हें हरा दिया। अमन दीवार से सिर टिकाकर बैठ गया। पहली बार वो टूट कर रोया। कोर्ट की अगली सुनवाई से पहले एक दिन मुझे अचानक अमन का फोन आया। रिंग बज रही थी, दिल जोरों से धड़क रहा था। कई सालों बाद पहली बार वो खुद मुझसे बात करना चाहता था। मैंने कॉल उठाया। दूसरी तरफ की आवाज बहुत धीमी और टूटी हुई थी। सिमरन, क्या हम मिल सकते हैं? सिर्फ कुछ मिनट के लिए, बहुत जरूरी है। पहले तो मन किया तुरंत फोन काट दूं, पर फिर सोचा शायद जिंदगी में कुछ फैसले आमने सामने करने जरूरी होते हैं। मैंने शांत आवाज में कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ बात करने के लिए। हम दोनों एक छोटे से पार्क में मिले। हवा ठंडी थी, पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे और चारों तरफ सन्नाटा था। अमन मेरी तरफ आया। उसका चेहरा पहले जैसा अहंकारी नहीं था। वो थका हुआ, टूटा हुआ और पछतावे से भरा हुआ लग रहा था। कई सेकंड तक वो कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर धीरे से बोला, सिमरन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हें मारना, अपमानित करना, मैं इंसान कहने लायक भी नहीं हूं। मेरी आंखें भर आईं, पर मैंने खुद को संभाला। मैंने कहा, अमन, माफी सिर्फ शब्द नहीं होती। तुमने जो किया उसने मेरे अंदर सब कुछ तोड़ दिया था। अमन की आंखें नम हो गई। वो बैठ गया सिर झुकाकर और बोला, घर बर्बाद हो गया है सिमरन। माँ बीमार है, नेहा मुझसे बात नहीं करती और मैं नौकरी से भी हाथ धो बैठा हूँ। अब समझ आया कि जिंदगी में असली ताकत क्या होती है। न पैसा, न घमंड, बल्कि रिश्ते, सम्मान और प्यार। वो रोने लगा। सिमरन, अगर मैं समय पीछे ले जा पाता तो सब बदल देता। तुम मेरे घर की रौनक थी। तुम्हारे जाने के बाद सब अंधेरा हो गया है। मैंने उसकी आंखों में देखा और शांत आवाज में कहा, अमन, प्यार बिना इज्जत के कुछ नहीं होता। प्यार मारता नहीं, बचाता है। और तुमने प्यार की जगह दर्द दिया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर अमन बोला, मैं कोर्ट केस वापस ले रहा हूं। आरव तुम्हारे पास ही रहेगा। मुझे उससे मिलने दोगे कभी कभी? मेरी आंखों से एक आंसू गिरा। मैंने कहा, हाँ, वो तुम्हारा बेटा है, लेकिन याद रखना, अगर कभी उसने या मुझे तकलीफ हुई तो मैं फिर कभी दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। अमन ने सिर झुका लिया और बोला, मैं वादा करता हूं। उस दिन हम दोनों उठे और बिना हाथ मिलाए, बिना कुछ और कहे, अपनी अपनी दिशाओं में चले गए।
ये उस रिश्ते का आखिरी अध्याय था। कोर्ट का फैसला। 2 दिन बाद कोर्ट की अंतिम सुनवाई थी। जज ने पूरे मामले के रिकॉर्ड, बयान और सबूत देखे और अंत में कहा, बच्चे की पूरी कस्टडी मां यानी सिमरन को दी जाती है। पिता महीने में 2 बार बच्चे से मिल सकते हैं। ये सुनते ही मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आरव दौड़कर मेरी गोद में आ गया। मम्मी, हम जीत गए। मैंने उसे कसकर पकड़ा और कहा, हम हमेशा जीतेंगे बेटा, जब तक हम साथ हैं। अमन ने दूर से खड़े होकर ये दृश्य देखा और चुपचाप बाहर चला गया। नया मोड़, बड़ा कोचिंग सेंटर। कुछ महीनों बाद मेरी कोचिंग सेंटर की मेहनत रंग लाने लगी। पहले 25 स्टूडेंट थे, अब 100 से ज्यादा हो चुके थे। अखबार में मेरा इंटरव्यू छपा। घरेलू हिंसा की शिकार महिला बनी सैकड़ों छात्रों की प्रेरणा। लोग मुझे मैम नहीं, मैडम सिमरन कहकर बुलाने लगे। मैंने एक नई बिल्डिंग किराए पर ली, जहां बड़ा हॉल, लाइब्रेरी और अलग-अलग क्लासरूम बनाए। बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, आरव इंस्टीट्यूट, सपनों को उड़ान देने वाला। जिस दिन हमने नए सेंटर का उद्घाटन किया, उस दिन एक बहुत बड़ा सरप्राइज हुआ। पंडाल में भीड़ थी, मीडिया थी, छात्र थे और अचानक भीड़ में से अर्जुन बाहर आया। वो मुस्कुराया और बोला, सिमरन, मैंने कहा था ना कि तुम टूटने के लिए नहीं, जीतने के लिए बनी हो। मैंने हाथ जोड़कर कहा, अर्जुन, अगर तुम उस रात अस्पताल में ना मिलते तो शायद आज मैं यहाँ खड़ी नहीं होती। तुम्हारी दोस्ती ने मुझे बचाया है। अर्जुन ने कहा, और अब मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। मैंने हैरानी से पूछा, क्या? वो धीरे से बोला, क्या हम इस नई जिंदगी की शुरुआत साथ में कर सकते हैं, दोस्त बनकर, या शायद उससे भी थोड़ा ज्यादा? उसकी बात सुनते ही मेरा दिल धड़क उठा। कुछ सेकंड के लिए सब रुक सा गया। मेरी आंखें भर आईं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, आज मैं हाँ कहने की हिम्मत कर पाई हूं, क्योंकि अब मैं टूटी हुई नहीं, खुद पर विश्वास रखने वाली सिमरन हूं। आरव खुशी से चिल्लाया, ये अब हमारे घर में खुशी आएगी। सब लोग तालियां बजाने लगे और उस पल मुझे लगा, कभी कभी सबसे बड़ी जीत बदला नहीं, बल्कि खुद का फिर से बनना होता है। समय धीरे धीरे गुजरता गया। मेरी जिंदगी में अब दुख का अंधेरा नहीं, बल्कि उम्मीद और रोशनी की किरणें थी। आरव स्कूल में टॉपर बनने लगा था और मेरे कोचिंग सेंटर की सफलता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही थी। हर सुबह जब मैं सेंटर का दरवाज़ा खोलती, स्टूडेंट्स का जोश देखकर मेरा दिल भरा था। कितने ही बच्चों के चेहरे पर चमक दिखाई देती, जैसे सबके सपने अब हकीकत बनने की राह पर थे। मैं अक्सर ऊपर लगे बोर्ड को देखती, जिस पर साफ अक्षरों में लिखा था, हम सपनों को हकीकत में बदलते हैं। उस बोर्ड को देखकर मुझे हमेशा अपने पुराने दिन याद आ जाते, वो दर्द, वो अपमान, वो तन्हाई। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। नई शुरुआत, रिश्ता जो सम्मान से बना। कुछ महीनों बाद एक शाम अर्जुन मेरे घर आया। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट। मैंने कहा, लगता है आज कोई अच्छी खबर है। अर्जुन बोला, हाँ, एक बहुत बड़ी खबर, मेरी प्रमोशन हो गई है, अब मैं डीसीपी बन गया हूँ। मैंने खुशी से तालियां बजाईं। वाह अर्जुन, मुझे हमेशा पता था कि तुम बहुत आगे जाओगे। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, और एक बात कहनी है सिमरन, मैं जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू करोगी? उस पल मेरी आंखें नम हो गईं। कितना आसान था ना मना करना। एक और शादी का डर, फिर से किसी पर भरोसा करना, सब बहुत बड़ा था। पर अर्जुन अलग था। उसने कभी मजबूर नहीं किया, कभी दबाव नहीं बनाया, हमेशा सम्मान दिया। मैंने चुपचाप उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ अर्जुन, इस बार शादी मजबूरी से नहीं, प्यार, सम्मान और भरोसे से होगी। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। आरव पीछे से दौड़कर आया और बोला, ये अब हम पापा भी बोल सकूंगा। हम तीनों हंस पड़े। उस हंसी में कई सालों के दर्द का भार हल्का हो गया था। शादी सरल, शांत, सच्चा। हमने शादी बहुत ही साधारण तरीके से की। न शोर न दिखावा, बस अपने कुछ खास लोग। आरव फूलों की टोकरी लेकर सबसे आगे खड़ा था। वो बार बार कह रहा था, अब हम फैमिली हैं,
पूरी फैमिली। जब पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, मेरी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन इस बार आंसू दर्द के नहीं, खुशी और सम्मान के थे। अर्जुन ने मेरे माथे पर सिंदूर लगाया और मेरे दिल ने महसूस किया, ये रिश्ता बराबरी का है, ये रिश्ता सम्मान का है। शादी के बाद हम तीनों एक नए घर में रहने लगे, छोटा सा, प्यारा सा, खुशियों से भरा हुआ। आरव की सफलता। साल गुजरते गए, समय ने हम सबको मजबूत कर दिया। आरव ने कड़ी मेहनत की और 12th में पूरे शहर में पहला स्थान लाया। जिस दिन उसका रिजल्ट आया, मीडिया ने इंटरव्यू लेने के लिए लाइन लगा दी। एक पत्रकार ने पूछा, आरव, तुम अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हो? उसने कहा, मेरी माँ को। उन्होंने मुझे रोने नहीं दिया, उन्होंने मुझे सपने देखना सिखाया। मैं उनकी वजह से आज यहाँ हूँ। उस वक्त मुझे लगा, मेरी सब मेहनत सफल हो गई, माँ होने का सबसे बड़ा इनाम मिल गया। कुछ साल बाद आरव ने यूपीएससी की परीक्षा दी और पहली ही कोशिश में AIR 7 लाया। पूरा शहर गर्व से झूम उठा। लोग मेरे इंस्टीट्यूट को हाथों हाथ लेने लगे। अब हमारे यहाँ हजारों स्टूडेंट पढ़ने आने लगे और मेरे बेटे की पोस्टिंग हुई लखनऊ में SDM के पद पर। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुमने मेरा सिर गर्व से उठा दिया। आरव ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मम्मी, आज मेरी पोस्टिंग नहीं, आपका सपना पूरा हुआ है। अमन का अंत और अंतिम मुलाकात। एक दिन अचानक मुझे एक कॉल आया। अमन हॉस्पिटल में था। वो आखिरी स्टेज की बीमारी से लड़ रहा था। डॉक्टर ने कहा, वो सिर्फ आपसे मिलना चाहता है, एक आखिरी बार। मैं थोड़ी देर चुप रही, फिर अर्जुन का हाथ पकड़कर अस्पताल गई। अमन बहुत कमजोर हो चुका था। वो मुझे देखकर रोने लगा। कपकपाती आवाज में बोला, सिमरन, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। अगर एक मौका और मिलता तो मैं तुम्हें रानी की तरह रखता। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा और कहा, अमन, मैं तुम्हें माफ करती हूं, क्योंकि नफरत हमें आगे बढ़ने नहीं देती, शांति माफ करने से मिलती है। अमन मुस्कुराया, आंखें बंद हुईं और वो हमेशा के लिए चला गया। मैंने मन में कहा, भगवान तुम्हें शांति दे। और उस पल मैंने महसूस किया, इस जिंदगी में सबसे बड़ी जीत बदला नहीं, बल्कि क्षमा और आत्मसम्मान है। कहानी का खूबसूरत अंत। आज मैं खुश हूं। मेरी जिंदगी दर्द से शुरू हुई थी, लेकिन अब वो उम्मीद के रंगों से भर चुकी है। अब मैं सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि एक माँ, एक पत्नी, एक टीचर और सैकड़ों लोगों की प्रेरणा हूं। लोग आज मुझे कहते हैं, सिमरन मैम, आपने हमारे दिल जीत लिए। और मैं मुस्कुराकर कहती हूं, नहीं, मैंने सिर्फ खुद को जीत लिया। कहानी का संदेश। खुद पर विश्वास रखो, किसी का डर मत बनने दो। औरत कमजोर नहीं होती, बस चुप रहती है। सम्मान प्यार से ज्यादा जरूरी है। जब इंसान खुद के लिए खड़ा हो जाता है, दुनिया अपने आप रास्ता बना देती है। समय धीरे धीरे गुजरता गया। मेरी जिंदगी में अब दुख का अंधेरा नहीं, बल्कि उम्मीद और रोशनी की किरणें थीं। आरव स्कूल में टॉपर बनने लगा था और मेरे कोचिंग सेंटर की सफलता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही थी। हर सुबह जब मैं सेंटर का दरवाज़ा खोलती, स्टूडेंट्स का जोश देखकर मेरा दिल भर आता। कितने ही बच्चों के चेहरे पर चमक दिखाई देती, जैसे सबके सपने अब हकीकत बनने की राह पर थे। मैं अक्सर ऊपर लगे बोर्ड को देखती, जिस पर साफ अक्षरों में लिखा था, हम सपनों को हकीकत में बदलते हैं। उस बोर्ड को देखकर मुझे हमेशा अपने पुराने दिन याद आ जाते। वो दर्द, वो अपमान, वो तन्हाई। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। नई शुरुआत, रिश्ता जो सम्मान से बना। कुछ महीनों बाद एक शाम अर्जुन मेरे घर आया। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट। मैंने कहा, लगता है आज कोई अच्छी खबर है। अर्जुन बोला, हाँ, एक बहुत बड़ी खबर, मेरी प्रमोशन हो गई है। अब मैं DCP बन गया हूं। मैंने खुशी से तालियां बजाईं। वाह अर्जुन, तुम हमेशा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, और एक बात कहनी है सिमरन, मैं जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहता हूं। मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करता हूं। क्या तुम मेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू करोगी? उस पल मेरी आंखें नम हो गईं।
कितना आसान था ना मना करना। एक और शादी का डर, फिर से किसी पर भरोसा करना, सब बहुत बड़ा था। पर अर्जुन अलग था। उसने कभी मजबूर नहीं किया, कभी दबाव नहीं बनाया, हमेशा सम्मान दिया। मैंने चुपचाप उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ अर्जुन, इस बार शादी मजबूरी से नहीं, प्यार, सम्मान और भरोसे से होगी। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। आरव पीछे से दौड़ कर आया और बोला, ये अब मैं पापा भी बोल सकूंगा। हम तीनों हंस पड़े। उस हंसी में कई सालों के दर्द का भार हल्का हो गया था। शादी सरल, शांत, सच्चा। हमने शादी बहुत ही साधारण तरीके से की, न शोर न दिखावा, बस अपने कुछ खास लोग। आरव फूलों की टोकरी लेकर सबसे आगे खड़ा था। वो बार बार कह रहा था, अब हम फैमिली हैं, पूरी फैमिली। जब पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, मेरी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार आंसू दर्द के नहीं, खुशी और सम्मान के थे। अर्जुन ने मेरे माथे पर सिंदूर लगाया और मेरे दिल ने महसूस किया, ये रिश्ता बराबरी का है, ये रिश्ता सम्मान का है। शादी के बाद हम तीनों एक नए घर में रहने लगे, छोटा सा, प्यारा सा, खुशियों से भरा हुआ। आरव की सफलता। साल गुजरते गए, समय ने हम सबको मजबूत बना दिया। आरव ने कड़ी मेहनत की और 12वीं में पूरे शहर में पहला स्थान लाया। जिस दिन उसका रिजल्ट आया, मीडिया ने इंटरव्यू लेने के लिए लाइन लगा दी। एक पत्रकार ने पूछा, आरव, तुम अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हो? उसने कहा, मेरी मम्मी को। उन्होंने मुझे रोने नहीं दिया, उन्होंने मुझे सपने देखना सिखाया। मैं उनकी वजह से आज यहाँ हूँ। उस वक्त मुझे लगा, मेरी सब मेहनत सफल हो गई, माँ होने का सबसे बड़ा इनाम मिल गया। कुछ साल बाद आरव ने यूपीएससी की परीक्षा दी और पहली ही कोशिश में AIR 7 लाया। पूरा शहर गर्व से झूम उठा। लोग मेरे इंस्टीट्यूट को हाथों हाथ लेने लगे। अब हमारे यहाँ हजारों स्टूडेंट पढ़ने आने लगे और मेरे बेटे की पोस्टिंग हुई लखनऊ में SDM के पद पर। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुमने मेरा सिर गर्व से उठा दिया। आरव ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मम्मी, आज मेरी पोस्टिंग नहीं, आपका सपना पूरा हुआ है। अमन का अंत और अंतिम मुलाकात। एक दिन अचानक मुझे एक कॉल आया। अमन अस्पताल में था। वो आखिरी स्टेज की बीमारी से लड़ रहा था। डॉक्टर ने कहा, वो सिर्फ आपसे मिलना चाहता है, आखिरी बार। मैं थोड़ी देर चुप रही, फिर अर्जुन का हाथ पकड़कर अस्पताल गई। अमन बहुत कमज़ोर हो चुका था। वो मुझे देखकर रोने लगा। कमकपाती आवाज़ में बोला, सिमरन, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। अगर एक मौका और मिलता तो मैं तुम्हें रानी की तरह रखता। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा और कहा, अमन, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, क्योंकि नफ़रत हमें आगे बढ़ने नहीं देती। शांति माफ़ करने से मिलती है। अमन मुस्कुराया, आंखें बंद हुईं और वो हमेशा के लिए चला गया। मैंने मन में कहा, भगवान तुम्हें शांति दे। और उस पल मैंने महसूस किया, इस जिंदगी में सबसे बड़ी जीत बदला नहीं, बल्कि क्षमा और आत्मसम्मान है। कहानी का खूबसूरत अंत। आज मैं खुश हूँ। मेरी जिंदगी दर्द से शुरू हुई थी, लेकिन अब वो उम्मीद के रंगों से भर चुकी है। मैं अब सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि एक माँ, एक पत्नी, एक टीचर और सैकड़ों लोगों की प्रेरणा हूँ। लोग आज मुझे कहते हैं, सिमरन मैम, आपने हमारे दिल जीत लिए। और मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, नहीं, मैंने सिर्फ खुद को जीत लिया। कहानी का संदेश, खुद पर विश्वास रखो, किसी का डर मत बनने दो। औरत टूट सकती है, हार नहीं सकती। सम्मान के बिना रिश्ता नहीं टिकता। दर्द इंसान को मजबूत बनाता है। जीत हमेशा हिम्मत वालों की होती है। समय किसी के लिए नहीं रुकता और जिंदगी भी हमेशा हमें नए मोड़ दिखाती है। आज हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। दर्द से गुजरते हुए, आंसुओं से लड़ते हुए, हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके थे जहां हार की कहानी जीत में बदल चुकी थी। आरव अब लखनऊ में SDM के पद पर कार्यरत था। उसकी नौकरी के मौके पर एक बड़ा समारोह आयोजित हुआ था।
जहां देश भर से अधिकारी, नेता और मीडिया मौजूद थी। मंच फूलों से सजा था, लोगों की भीड़ थी और बीच में एक बड़ा बैनर लिखा था, नए भारत के उज्जवल भविष्य का सम्मान समारोह। उस समारोह में मुझे और अर्जुन को भी विशेष रूप से बुलाया गया था। जब मैं हॉल में दाखिल हुई, लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे और उस पल मैंने खुद से कहा, देखो सिमरन, एक समय था जब लोग तुझे अपमान से देखते थे और आज वे सम्मान से खड़े होकर तेरा स्वागत कर रहे हैं। मेरे दिल ने भगवान का शुक्र अदा किया। आरव का भाषण, जिसने सबका दिल जीत लिया। समारोह में जब आरव को स्टेज पर बुलाया गया, लोग तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल भर गया। वो मंच पर खड़ा हुआ और उसने पहली लाइन ही ऐसी बोली कि पूरा हॉल शांत हो गया। आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो उसकी वजह मेरी माँ है। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। आरव आगे बोला, मेरी माँ ने सिर्फ मुझे जन्म नहीं दिया, बल्कि मुझे दोबारा जिंदगी दी। एक वक्त था जब मैं और मेरी माँ रोज दर्द में जी रहे थे, लेकिन मेरी माँ ने हार नहीं मानी। उन्होंने मुझे बताया कि मुसीबत इंसान को रोकती नहीं, बनाती है। आज मैं जो भी हूँ, उनकी वजह से हूँ। मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है दर्द कैसा होता है और हिम्मत कैसी लगती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। फिर उसने कहा, मम्मी प्लीज स्टेज पर आइए। मेरे कदम कांप रहे थे। इतने लोगों के सामने मेरा नाम गूंज रहा था, वो नाम जो कभी घर की 4 दीवारों में रोता था। मैं स्टेज पर गई। आरव ने माइक पकड़ा और कहा, मैं चाहता हूं कि आज मेरी माँ के सम्मान में खड़े होकर सब लोग तालियां बजाएं, क्योंकि असली हीरो वही हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की लड़ाई जीतकर मुझे ये दिन दिखाया। पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियों की आवाज़ इतनी तेज थी कि दिल की धड़कनों से भी ज्यादा गूंज रही थी। मैंने आंसू पोंछते हुए आरव को गले लगाया। उसने मेरे कान में धीरे से कहा, मम्मी, मैंने आपको वादा किया था, आज मैंने वो वादा पूरा कर दिया। मैंने कहा, नहीं बेटा, तुमने सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हर उस औरत का सिर ऊंचा किया है जो चुपचाप दुख सहती है। एक अनमोल पल। फिर मंच पर अर्जुन आया। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराया। उसने माइक उठाया और कहा, आज मैं सिर्फ एक अधिकारी नहीं बल्कि उस व्यक्ति की तरह बोल रहा हूं जो एक मजबूत औरत का गवाह है। सिमरन सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि वो आग है जो राख में भी खुद को जलाकर उजाला फैलाती है। मेरी आंखें फिर से भर आईं। अर्जुन ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारे सफ़र का हिस्सा बन पाया। तालियों की आवाज़ फिर से गूंजने लगी। उस पल मुझे लगा, दुनिया में सबसे पवित्र चीज़ है सम्मान और सबसे बड़ी जीत है खुद की जीत। अमन की अंतिम याद। समारोह के बाद मैं घर आकर बैठी और मैंने भगवान से दुआ की कि भगवान, अमन को शांति देना, क्योंकि अगर वो मुझे नहीं तोड़ते तो शायद मैं खुद को नहीं बना पाती। मैंने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई समझ ली। कभी कभी भगवान सबसे कठिन रास्ता इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वही रास्ता आपको सबसे मजबूत बनाना चाहता है। कहानी का खूबसूरत अंत। आज हमारा परिवार पूरा था। मैं, अर्जुन और आरव। घर में हंसी थी, सुकून था, सम्मान था। हम सब साथ बैठे चाय पी रहे थे। अर्जुन बोला, सिमरन, अब तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? मैं मुस्कुराई और कहा, मैं चाहती हूँ कि हर उस औरत की आवाज़ बनूं जो चुपचाप दर्द में जी रही है। मैं चाहती हूँ कि औरतें खुद को कमज़ोर नहीं बल्कि शक्ति समझें। आरव बोला, मम्मी, मैं आपके साथ हूँ। हम औरतों के लिए कानून और सुरक्षा को और मजबूत बनाएंगे। मैंने दोनों के हाथ पकड़े और कहा, अब हमारी कहानी मुश्किल नहीं, मतलब भरी होगी। कहानी का आखिरी वाक्य मैंने मन में कहा, जब जिंदगी आपको तोड़ दे तो टूटकर गिर मत जाना, उसी टूटन से उड़ना सीखो, क्योंकि सबसे खूबसूरत हीरे सबसे ज्यादा दबाव में बनते हैं।